जय हिंद दोस्तों, मैं रवि वर्मा। स्ट्रेटजी विद रवि में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के विषय में जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि कैसे महाद्वीपों का स्थानांतरण हो रहा है, कैसे महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहे हैं। तो वेगनर महोदय ने अपनी यह बात कही, लेकिन इसके बाद में अगली कड़ी में टेक्टोनिक के पहले ही, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के पहले हम हैरी हेस महोदय के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जानेंगे कि कैसे हैरी हेस महोदय ने महाद्वीपों की जगह पे सागर नितल का प्रसरण होना या सागर नितल का फैलाव बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। हैरी हेस महोदय के पहले छोटे से सिद्धांत को हम जानेंगे, बहुत 2 मिनट लगेगा। प्लेट टेक्टोनिक के पहले उसको जानना आवश्यक है। तो हैरी हेस महोदय का सिद्धांत जो था, सागर नितल प्रसरण, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। साथियों, जो ये सिद्धांत था ये किसने दिया? हैरी हेस महोदय ने। हैरी हेस महोदय प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने यह जो सिद्धांत दिया वह 1960 में दिया। और ये जो सिद्धांत था वह पूरा चुंबकत्व पर आधारित था। और इन्होंने सागर के नितल, यानी कि जैसे मान लीजिए ये इस पे महासागर है, ये पानी भरा हुआ है। इन्होंने बताया जो इसका नितल है, यानी कि ये निचला वाला हिस्सा, इसका फैलाव हो रहा है। इन्होंने वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धापन के थोड़ा सा आगे बढ़कर इन्होंने ये बताया कि ये जो नितल है इसका फैलाव हो रहा है। और इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को कहाँ देखा, यानी कि पूछा जाता है कि इन्होंने किस महासागर पे ये रिसर्च की या इसका शोध किया, तो अटलांटिक महासागर। इन्होंने अटलांटिक महासागर में यह पाया कि महासागर के नितल का फैलाव हो रहा है, जिससे कटक का निर्माण हो रहा है। तो कैसे? ये सागर नितल है, इस पे फिर कहीं महाद्वीप होंगे। ये महाद्वीप है, मान लीजिए इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर अफ्रीका, ठीक। और ये मान लीजिए अटलांटिक ही है। तो अटलांटिक में नीचे मैंटल क्षेत्र में इन्होंने बताया कि संवहनिक ऊर्जा है। और संवहनिक ऊर्जा जो है वो उसके, देखिए मेंटल में क्या है, ऊपरी मेंटल में पूरा ये मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर, और यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है। और मैग्मा जो है वो संवहनिक ऊर्जा के माध्यम से यह ऊपर ढकेला जाता है। और यह जब ऊपर ढकेला जाता है, मान लीजिए मैग्मा यहाँ तक आ गया, तो ये सागर के नितल ये जो तल है इसको ये पिघलाएगा। और इसको जब पिघलाएगा तो इसमें दरार बनेगी। और जब दरार बनेगी तो इस दरार से क्या होगा, मैग्मा जो है वो ऊपर आएगा। और जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मान लीजिए ये वाली जो तली है, ये वाली तली, यहाँ पे ये मैग्मा जो है जम जाएगा। और जब जम जाएगा तो क्या होगा, ये धक्का देगा, फिर से देगा, और फिर से जब मैग्मा आएगा फिर यहाँ पे जमेगा। और जब फिर जमेगा तो ये जो है खिसकाव होगा इसके नितल का। और जब ये खिसकाव होगा तो यहीं पे हमको भूकंप, ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। यहीं पे हमको रिफ्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक। यहीं पे कटक का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक, ठीक। तो यहाँ पे निर्माण होगा। उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है, फिर संवहनिक ऊर्जा के माध्यम से मैग्मा ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे चट्टानों का नई चट्टानें बनेगी। और ये चट्टानें जो बनेंगी वो सभी कैसी होंगी, बेसाल्टिक चट्टानें होंगी। कैसी होंगी? बेसाल्टिक चट्टानें होंगी। तो जैसे जैसे हम कटक से दूर होते जाएंगे, चट्टानें हमको पुरानी मिलती जाएंगी। क्यों पुरानी मिलती जाएंगी? यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये नई चट्टान बनी, इसके पहले ये वाली एक चट्टान बन चुकी थी। तो हम जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे,
क्या होगा, ये चट्टानें पुरानी होती जाएंगी, ये नई होती जाएंगी, क्योंकि मैग्मा निरंतर ऊपर आता जाएगा और ये जमता जाएगा और ऐसे ही नितल का फैलाव होगा, बेसाल्टिक चट्टानें बनेगी। ठीक, मैग्मा चैम्बर से संवहनिक ऊर्जा के माध्यम से किससे पूछा जाता है कि संवहनिक ऊर्जा, इसके माध्यम से मैग्मा ऊपर उठेगा, मैग्मा ऊपर उठ के जमाव करेगा, जमाव के जरिए ही जो नितल है उसका फैलाव होगा। कटक, भूकंप, ज्वालामुखी, रिफ्ट जैसी हमको घटनाएं देखने को मिलती हैं, या रिफ्ट जैसी स्थलाकृतियां, कटक जैसी स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। सागर नितल प्रसरण था ये किसका था, हैरी हेस महोदय का था, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के थे, इन्होंने 1960 में दिया। पूरा चुंबकत्व पर आधारित था। पूरा चुंबकत्व पर कैसे आधारित था, इन्होंने देखा इनकी जब चट्टानों का इन्होंने पूरा चुंबकत्व तरीके से जब जांच की तो देखा यहाँ की जो चट्टानें हैं और यहाँ की चट्टानें उसमें बहुत ही अंतर है समय का। यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो अभी नई है या 2, 4, 7, 5 करोड़ वर्ष पुरानी है। तो इन्होंने देखा, उसी के आधार पे इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहले कहाँ देखा, अटलांटिक महासागर में देखा। तो ये थी छोटी सी बात, इसको जानना आवश्यक था, क्योंकि इसी के चलते एक तो वेगनर और दूसरा हैरी हेस, इन्हीं दो लोगों के सिद्धांत के आधार पर ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का जो है आविर्भाव हुआ। और आगे देखते हैं कैसे कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आगे बढ़ती है, किन किन प्रोफेसरों का या किन किन भूगोलवेत्ताओं का इसमें योगदान रहा। तो चलिए इसके बाद में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। सागर नितल प्रसरण के बाद में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के चर्चा करने से पहले हमको यह जान लेना आवश्यक है कि अभी तक जो भी शोध हुए या जो भी खोजबीन हुई उसके माध्यम से अभी तक तो पूरा चुंबकत्व और हैरी हेस के महोदय के सिद्धांत के बेस पे यह सिद्ध हो चुका था कि महाद्वीपों का वाकई में विस्थापन हो रहा है। तो इसी को आधार मानते हुए प्लेट टेक्टोनिक की नींव पड़ी। नींव पढ़ने के बाद में नींव पढ़ने से पहले लोगों के जहन में एक सवाल जरूर था कि इतने बड़े बड़े जो पर्वत हैं, इतने और जो महासागरों के अंदर पर्वत हैं, कटक हैं, इनका निर्माण आखिर हुआ कैसे। कोई वैज्ञानिक चूंकि साक्ष्य था नहीं। हैरी हेस महोदय ने एक वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत तो किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा विस्तारित नहीं था जिसके माध्यम से जितने भी वलन से बने पर्वत हैं, जितने भी ट्रेंच हैं या जो भी चीज़ें हैं, इन सब की जानकारी मिल पाए। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के विषय में जानते हैं हम कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है किसी एक के भरोसे नहीं बनी। ये बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जुटकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उसमें जैसे सबसे पहले तो हैरी हेस ही आते हैं। हैरी हेस, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, इन सब की बात होती है। इन सभी ने मिलकर इस सिद्धांत के ऊपर जोर दिया, इस सिद्धांत को पारित करने में या प्रतिपादन करने में सहायता दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती। तो कनाडा के पहले हम जान लेते हैं कि प्लेट होता क्या है। क्या है प्लेट? प्लेट कहते किसको हैं? प्लेट मतलब होता है ऐसा स्थलीय दृढ़ भूखंड, स्थलीय दृढ़ भूखंड जो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, 100 किलोमीटर तक मोटाई वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। यानी कि लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, यानी कि एस्थेनोस्फीयर का कुछ भाग जो 100 से 150 किलोमीटर सामान्यतः मोटाई वाला भाग क्या कहलाएगा? प्लेट। तो प्लेट तो हमने खैर जाना क्या होता है। इसके बाद में जो प्लेट है, प्लेट वर्ड जो है, प्लेट शब्द, इसका जो प्रतिपादन था वह कनाडा के भूवैज्ञानिक टूजो विल्सन ने किया। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक था
जो प्लेट टेक्टोनिक था, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग वो मॉर्गन ने किया। प्लेट किसको कहते हैं? स्थलीय दृढ़ भूखंड, लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर से मिला हुआ 100 से 150 किलोमीटर मोटाई वाला क्षेत्र जो स्टेनोस्फीयर पे या दुर्बलता मंडल पे तैर रहा है, जिसको वेगनर ने क्या बताया था? सियाल बताया था। सीमा पे बिना रुकावट के तैर रहा है। तो सियाल वाला क्षेत्र या हम कह सकते हैं पूरी तरीके से लिथोस्फीयर वाला या पृथ्वी की ऊपरी भूपरपटी, ठीक, जो दृढ़ स्थल भूखंड से बनी हुई है, उसी को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था, शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन ने किया, और जो प्लेट टेक्टोनिक है वो मॉर्गन ने किया। देखिए इसकी जो नींव थी वो 1960 में पड़ चुकी थी, ठीक। तो पूछा जाता कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो कब आई, तो 1960 इसका आंसर है। और जो इसका जो इसके ऊपर जो भी काम हुआ है वो 1967 तक पूर्णतया काम हुआ, और 1967 में हैरी हेस, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, टूजो विल्सन, इन्होंने मिलकर इस सिद्धांत को 1967 तक मजबूती थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्लेट जो है, प्लेटों की संख्या कितनी है। प्लेटों की अगर संख्या की बात की जाए तो प्लेट, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है। कोई 6 मानता है, कोई 7 मानता है, 6 छोटी बड़ी प्लेटें, 7 बड़ी प्लेटें, कोई तो 16 कुल प्लेटें मानता है, और नासा तो 100 मानता है छोटी प्लेटें, कोई 20 छोटी प्लेटें मानता है। तो इन सबको देखते हुए जो ऑथेंटिक है वो हम आपको बताते हैं। देखिए जो प्लेटों की संख्या है, बड़ी प्लेटों की संख्या जो है वो 7 है। 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें। कभी कभी 6 मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उसको एक ही में मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं, जबकि उसमें जो है वो प्लेटें अलग हैं। और पहली बात तो ऐसे ही हम जानते हैं कि जो लारेशिया वाला भाग था, लारेशिया का जो भाग था, और जो गोंडवाना था, तो गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका का हुआ, गोंडवाना से दक्षिणी अमेरिका टूटा और लारेशिया से उत्तरी अमेरिका टूटा। तो एक चीज समझिए, लारेशिया उत्तर की ओर था और गोंडवाना दक्षिण की ओर था, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक कैसे हो सकते हैं? तो यहीं पे आप 7 इसको मान के चलिए, ठीक, 6 नहीं है, 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी प्लेटें हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लेट शब्द 100 किलोमीटर तक प्लेट टूजो विल्सन, और टेक्टोनिक जो है वो मॉर्गन ने प्रयोग किया, ठीक। 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें। तो प्लेटों की अगर बात करें, 7 बड़ी प्लेटें हैं। कौन कौन सी हैं? पहले यूरेशियन प्लेट, दूसरी उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या इसको भारतीय प्लेट से भी जानते हैं। 5वां है अफ्रीकन प्लेट, 6ठा है प्रशांत महासागरीय प्लेट, और 7वां है लास्ट में अंटार्कटिका। तो ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। और इन 7 बड़ी प्लेटों, देखो अभी तक तो महाद्वीपों की बात हुई थी, महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक के आने के बाद में इस सिद्धांत के जरिए पता चला कि महाद्वीप और महासागर नहीं विस्थापित हो रहे हैं। जिसपे ये टिके हुए हैं, जिसपे या रुके हुए हैं, जो प्लेटें हैं,
प्लेट विस्थापित हो रही हैं। तो जब प्लेट विस्थापित हो रही हैं, जैसे मान लीजिए इस मार्कर पे या मार्कर टिका हुआ है और यह मार्कर अगर नीचे वाला मार्कर किसी भी तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला मार्कर भी उसी के साथ जाएगा। तो ऐसे ही जो प्लेटें हैं, प्लेटों के ऊपर महाद्वीप और महासागर दोनों हैं, और जब प्लेटें विस्थापित होंगी तो सीधी सी बात है महाद्वीप और महासागर भी साथ साथ विस्थापित होंगे। तो इस सिद्धांत के माध्यम से प्लेट विस्थापित हो रहे हैं, ना कि महाद्वीप और महासागर, क्योंकि महाद्वीप और महासागर उस पर स्थित हैं इसलिए वो विस्थापित हो रहे हैं। तो अभी तक तो ये बात हुई यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या भारतीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। देखिए सवाल सबसे ज़्यादा इस पे बनता है, और सवाल कैसे बनता है कि चूंकि ये भारतीय प्लेट है तो ये पूछा जाता है। देखिए प्लेट दो तरीके की होती है, या तो महासागरीय प्लेट होगी, ठीक, या तो महाद्वीपीय प्लेट होगी। लेकिन होता क्या है, किसी किसी प्लेट पे दोनों चीजें हैं, महाद्वीप भी हैं, महासागर भी हैं। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, मान लीजिए ये कोई एक प्लेट है, इस पे मान लीजिए 40% जो है वो स्थल है और 60% जो है वो जल है, तो ये महासागरीय प्लेट हो जाएगी, ठीक, ना कि महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगी। ऐसे ही जो भारतीय प्लेट है, इस पे आप देखेंगे कि भारतीय प्रायद्वीप जो है, भारतीय जो प्रायद्वीप है उस पे जो है हिंद महासागर की अधिकता है या जल की अधिकता है, इसलिए इसको जो है महाद्वीप ना कहकर महासागरीय प्लेट बोलते हैं। ये पूछा जाता है कि ये कौन सी है, महाद्वीपीय है महासागरीय, तो ये महासागरीय प्लेट है। फिर पूछा जाता है प्राचीन में जो गोंडवाना लैंड था और लारेशियन था, ठीक, अंगारा लैंड था, उसमें से ये किसका भाग है, तो यह जो भाग है यह गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। पूछा जाता है कि यह किस प्लेट से टकरा रहा है, तो किस प्लेट से टकरा रहा है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। देखिए ये सब सवाल पूछे जाते हैं, यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। फिर पूछा जाता है कि इसकी जो गति हो रही है वो किस दिशा में हो रही है, तो ये इसकी जो दिशा है वह उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हो रही है, उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हो रही है। फिर इसमें देख लीजिए कौन किसके भाग थे, चूंकि प्राचीन शुरुआत में क्या था, कार्बोनिफेरस युग में क्या था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड दो स्थल खंड हो गए थे। पहले तो पेंजिया था, पेंजिया का विखंडन हुआ, अंगारा लैंड बना, गोंडवाना लैंड बना। उसके बाद में आधुनिक समय में हमको ये वर्तमान समय में हमको ये बड़े बड़े महाद्वीप देखने को मिलते हैं। तो जो यूरेशियन प्लेट थी, उत्तरी अमेरिकन प्लेट थी, और एक तो ये और एक तो ये, ठीक, ये जो थे वो अंगारा लैंड का भाग था। दक्षिणी अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन और अंटार्कटिका, ये जो महाद्वीप हैं ये सारे किसके थे, गोंडवाना लैंड के थे। और प्रशांत महासागरी तो पैंथालासा का भाग ही था, ठीक, यहीं से प्रशांत महासागर से माना जाता है कि जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति भी यहीं से हुई। तो ये कुछ बातें थी भारतीय प्लेट के बारे में, आपको जान लेना आवश्यक है। और प्लेटों की देखिए, प्लेटों की जो गतियां हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी किस गति से प्लेटें विस्थापित हो रही हैं। तो इसकी भी गति पूछी जाती है कि किस गति के साथ या जो महासागरीय प्लेट है वो उत्तर की ओर विस्थापित हो रही है। तो इतनी चीजें थी। इसके बाद में हम छोटी प्लेटों की कुछ चर्चा करते हैं। देखिए छोटी जो प्लेटें थी, छोटी प्लेटों में हम देखते हैं अरेबियन प्लेट जिसपे अरब प्रायद्वीप स्थित है, कैरेबियन, नजका और कोको, नजका, कोकोस, वही कोको। उसके बाद हम देखते हैं फिलीपींस। तो ये सब छोटी प्लेटें हैं, और भी प्लेटें हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो अरेबियन, कैरेबियन, नजका, कोकोस, फिलीपींस और ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। इसको आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। यूरेशियन, उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन,
प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। तो ये तो हो गई प्लेट की चर्चाएं। ठीक, इसके अगले क्रम में हम प्लेटों की गतियां देखते हैं। देखिए प्लेट जो भी हैं, जितना यह प्लेट वाला भाग है, ये इनकी गतियां जो है और दिशाएं ये किसी की निर्धारित नहीं है। ये सब अपनी अपनी गतियां, अपनी अपनी दिशाएं जो है इनकी सबकी अलग अलग हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो प्लेटों की गतियों की अगर बात करें, देखिए प्लेटों की जो गतियां हैं वो हर प्लेट की अपनी हर प्लेट का अलग स्वभाव है, हर प्लेट की गतियां अलग हैं, हर प्लेट की दिशाएं अलग हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि औसत रूप से अगर इनका देखें तो 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर। अब देखिए कितनी स्पीड धीमे है, लेकिन करोड़ों वर्षों से चूंकि ये विस्थापित हो रही हैं, तो बड़ी बड़ी हम चीज़ों को देखते हैं। 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर की दर से औसतन है, इसकी दर से जो प्लेटें हैं वो अलग अलग दिशाओं में क्या हो रही हैं, विस्थापित हो रही हैं। उसके बाद में हम देखते हैं, अगर सर्वाधिक तेज देखें तो ग्रीनलैंड सर्वाधिक तेजी से, सबसे अगर ज्यादा स्पीड है तो सर्वाधिक तेजी से जो विस्थापित हो रही है वो ग्रीनलैंड है, लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति ईयर की दर से। ठीक, तो पूछा भी जाता है कि ग्रीनलैंड की जो गति है वो सर्वाधिक गति किस प्लेट की है, तो ग्रीनलैंड की। अगर पूछा जाए कि ग्रीनलैंड की गति क्या, तो लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति ईयर की दर से इसका खिसकाव हो रहा है। पूछा जाता है कि भारतीय जो प्लेट है, भारतीय प्लेट यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसकी गति क्या है, तो इसकी गति और दिशा दोनों पूछी जाती है। तो इसकी दिशा देख लीजिए, या उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट के साथ कितना 2 सेंटीमीटर प्रति ईयर की दर से टकरा रही है। ठीक, तो भारतीय प्लेट जो है उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट से 2 सेंटीमीटर प्रति की दर से टकरा रही है। लेकिन जब भारत, देखिए आप देखेंगे इतना, आप ये पृथ्वी थी, इस पे जो गोंडवाना लैंड का मान लीजिए ये भाग था। ठीक, तो गोंडवाना लैंड से जब भारत अफ्रीका से और मेडागास्कर से जब सटा हुआ था, तो ये मान लीजिए ये था आपकी विषुवत रेखा। और ये जब यहाँ पे गोंडवाना लैंड से टूटकर जब विषुवत रेखा के नीचे था, तो इसकी गति जो थी वो बहुत तेज थी। ठीक, और यह जब विषुवत रेखा के बाद आया, जब यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो इसकी गति जो थी वो 2 सेंटीमीटर, अभी भी जो चल रही वर्तमान 2 सेंटीमीटर प्रति ईयर से है। और इसके पहले लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर की दर से इसका खिसकाव हो रहा था। तो ये तो थी भारतीय प्लेट की बात। उसके बाद प्लेटों की गतियां जो हैं वो 3 प्रकार की हैं। देखिए प्लेट टेक्टोनिक में प्लेटों के स्वभाव, गतियां और इनके किनारे, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, और वही सबसे जरूरी है। वैसे तो इस चैप्टर का सबसे जो जरूरी भाग है वो प्लेट के किनारे हैं, लेकिन पृथ्वी की जो प्लेटों की गतियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की हैं। पहला जो है अपसरण या प्रसरण। ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्जेंस और स्प्रेडिंग। दूसरा जो है अभिसरण
या टक्कर, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस अंग्रेजी में, या कोलिशन। इसके बाद में तीसरी जो है, अभी हम बताएंगे इसमें क्या क्या होता है। तीसरा जो है वो है पार्श्विक विस्थापन या घर्षण, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये तीन तरह की प्लेटों की गतियां हैं। तो जो पहला अपसरण या प्रसरण है, तो प्रसरण में हमने क्या भी देखा था हैरी हेस महोदय के, कि फैलाव, यानी कि ये जो प्लेटें हैं ये दूर होंगी, इनकी जो दिशा होगी ये इनके एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कि इनका जो फैलाव होगा, अपसरण होगा इनका, यानी कि एक प्लेट, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक, तो इनका ये जब टूट के एक इधर चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी, या तो अगर नहीं टूटती है तो मान लीजिए ये दो प्लेटें थी, दो प्लेटें पास ना आकर ये दूर दूर भागेंगी, इसी को प्रसरण, फैलाव, इसको फैलाव भी हम कह सकते हैं। ठीक, अपसरित होंगी, ये तो थी अपसरण, मतलब डाइवर्जेंस होगा इनका, जैसे डाइवर्जेंस पढ़ लिया। उसके बाद में अभिसरण या टक्कर। टक्कर में क्या होता है, दो चीजें टकराएंगी, जैसे ये दो मार्कर हैं, टकराएंगे तो इनमें टक्कर होगी, यानी कि ये दो प्लेटें हैं, इनकी दिशाएं जो हैं वो एक दूसरे के सामने होंगी और इनमें टक्कर होगी। और जो पार्श्विक विस्थापन है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें दो प्लेटें हैं, मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, तो एक प्लेट ऊपर चली जाएगी, एक प्लेट नीचे चली जाएगी, या एक नीचे या एक ऊपर, इसमें सिर्फ यहाँ पे रगड़ होगी, रगड़ के अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। या तो प्लेट मान लीजिए ये एक दूसरे के ऊपर है, एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, ये दो, या तो एक दोनों एक ही तरफ जाएंगी, इसमें कोई ना टकराव होगा ना एक दूसरे से दूर जाएंगी, बस इसमें क्या होगा, एक दूसरे के पास में रगड़ होगी। तो ये तो थे तीन गतियां इनकी हैं, अपसरण, प्रसरण यानी डाइवर्जेंस या स्प्रेडिंग, अभिसरण टक्कर या कन्वर्जेंस, और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्विक विस्थापन या घर्षण। ठीक, तो अगर ये नहीं याद रहता तो आप घर्षण याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो थे तीन इनकी गतियां थी, कितनी थी, तीन गतियां थी। इन्हीं गतियों के आधार पर इनके किनारे हमको पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो है कुछ, तो वो इनके किनारे हैं। तो किनारों को हम जानेंगे, किनारे भी तीन प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक से जब तक आप अगर प्लेट टेक्टोनिक आप पढ़े हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से ही पर्वतों का निर्माण, पठारों का निर्माण, कटकों का निर्माण, ट्रेंचों का निर्माण, इन सब विषय के बारे में आप जान पाएंगे। भूकंपों का आना, ज्वालामुखियों का आना, इन सब के विषय में आप बहुत बेहतर ही जान पाएंगे। अगर ये चैप्टर आप नहीं पढ़ रखे होंगे तो आपको जानकारी या आगे समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आगे पढ़ते हैं। तो हम किनारे की बात कर रहे थे, प्लेट किनारे। देखिए, प्लेट किनारा होता क्या है, या इसको बोलते हैं मार्जिन। ये मार्जिन होते क्या है, प्लेट किनारे होते क्या है? तो प्लेट का सीमांत भाग, प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं। सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं, जहां से प्लेट अलग होती हैं या उनका विलगाव होता है या वो आपस में जुड़ती हैं। ठीक, तो उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्लेट किनारा। यानी कि जैसे दो ये प्लेटें हैं, ठीक, तो ये वाला जो क्षेत्र है जहां से ये दूर जाएंगी या पास आएंगी या जहां पे टकराव होगा, यही प्लेट किनारा है। तो प्लेट किनारा जो है वो तीन प्रकार का है। प्लेट किनारा तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है अभिसारी, अभिसारी प्लेट किनारा, या इसको बोलते हैं विनाशी प्लेट किनारा।
विनाशी प्लेट किनारा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। ठीक, तो अभिसारी प्लेट किनारा या विनाशी प्लेट किनारा दोनों एक ही नाम है, डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जेंट। दूसरा अगर जो बात करें तो अपसारी प्लेट किनारा या रचनात्मक प्लेट किनारा। इसमें क्या, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। तीसरा है जो संरक्षी प्लेट किनारा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। देखिए तीन तरह के प्लेट किनारे होते हैं, अभिसारी प्लेट किनारा या विनाशी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा या रचनात्मक प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा या कंजर्वेटिव। तो जो अभिसारी प्लेट किनारा होते हैं वो क्या होते हैं, अपसारी प्लेट किनारा क्या होते हैं, संरक्षी प्लेट किनारा क्या होते हैं। तो इनको हम छोटा छोटा बहुत आसानी से बता दें। अभिसारी अभी आपने पढ़ा था, गतियां जो पढ़ी थी, अभिसरण पढ़ा था, तो जो अभिसरण था वही इसको बोलते हैं। अभिसरण में प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। अभिसारी प्लेट किनारा जो होता है जब प्लेटें एक दूसरे के पास आएं या उनमें विनाश हो, जब देखिए दो चीजें आएंगी पास पास में तो उसमें टक्कर होगी तो टूट फूट होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी दो ईंटें हैं, दो ईंटों को आपस में आप टकराइए, ठीक, तो उसमें टूट फूट जाहिर सी बात होगी। तो प्लेट किनारा, जब दो प्लेटें आपस में आएंगी टक्कर होगी तो उसी को विनाशी प्लेट किनारा या अभिसारी प्लेट किनारा बोलते हैं। अपसारी प्लेट किनारा या रचनात्मक प्लेट किनारा क्या होता है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं, ठीक, और एक दूसरे से जब दूर जाएंगी तो अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो यहाँ पे हमने अभी क्या बताया था, यहाँ पे जमाव होगा, और जब जमाव होगा तो नई प्लेट की रचना होगी। जब नई प्लेट की रचना होगी तो इसको रचनात्मक प्लेट किनारा बोल देते हैं या अपसारी प्लेट किनारा बोल देते हैं। बड़ा ही आसान है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नई रचना होगी, यानी कि अंदर से मैग्मा आएगा और यहाँ पे जमाव करेगा। जब जमाव होगा तो सीधी सी बात है, प्लेट पहले इतनी छोटी थी, उसके बाद में इतना जमाव हो गया तो नई प्लेट की रचना हुई, और जब नई प्लेट की रचना हुई तो इसी को रचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। संरक्षी प्लेट किनारा क्या है, संरक्षी प्लेट किनारा में हमने तीसरी गति की बात की थी, तो तीसरी गति में क्या हो रहा था, सिर्फ घर्षण हो रहा था, यानी कि दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें एक या तो ऊपर या नीचे या तो एक साइड से निकल रही है, ऐसे निकल रही है। तो जो यहाँ पे ना तो विनाश होगा, ना तो नई यहाँ पे कोई संरचना बनेगी, या नई यहाँ पे ना तो कोई प्लेट बनेगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक, और ये घर्षण करती हुई बिना कोई नुकसान पहुंचाए ये प्लेटें निकल जाएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, संरक्षी प्लेट किनारा, यानी कि ना तो यहाँ पे कोई विनाश हो रहा है ना तो यहाँ पे कोई रचना हो रही है। तो ये तीन प्लेट किनारे बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अभिसारी प्लेट किनारा, इसमें दोनों प्लेटें आपस एक दूसरे की तरफ आती हैं। अपसारी प्लेट किनारा जिसमें प्लेटें दूर जाती हैं, और संरक्षी प्लेट किनारा ना तो पास आती ना तो दूर जाती हैं, एक दूसरे के साथ रगड़ खा के निकल जाती हैं। जैसे ये दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के साथ रगड़ खा के निकल जाएंगी, या दोनों ऐसे निकल जाएंगी। और जो अभिसारी है ये दोनों एक दूसरे में टक्कर मारेंगी, अपसारी जो है एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो ये प्लेट के किनारे थे। उसके बाद में हम प्लेट जो है एक दोनों मतलब अलग अलग हम इनको देख लेते हैं कि कैसे कौन से किनारे हैं, इसमें क्या क्या बनता है, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम अभिसारी प्लेट किनारे की बात करेंगे। देखिए अभिसारी प्लेट किनारे में होता क्या है,
दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। होता क्या है, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो जिसका अधिक घनत्व होगा या जिसका भार अधिक होगा, मान लीजिए ये दो प्लेटें शुरुआत में थी, ठीक, इसका घनत्व अधिक है और इसका घनत्व कम है, यानी कि जिसका घनत्व अधिक ये भारी होंगी और ये हल्की होगी। या मान लीजिए ये महासागरीय है, ये महाद्वीपीय है, महाद्वीपीय प्लेट हल्की होगी, महासागरीय प्लेट भारी होगी। उसके अगले चरण में जब प्लेटें अभिसरित होगी एक दूसरे के पास में, तो इनमें टकराव होगा। तो टकराव कैसे होगा, मान लीजिए ये प्लेट थी और ये प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, जो भारी होगी उसका सबडक्शन होगा। प्लेट, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे जाएगी और इसका सबडक्शन होगा। सबडक्शन मतलब यहां पे इसका सबडक्शन होगा, मतलब अधोगमन होगा, अधोगमन होगा। और आप जानते हैं यहां पे एस्थेनोस्फीयर है और एस्थेनोस्फीयर में क्या है, मैग्मा है। मैग्मा जो भी, जिसका तापमान बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जाने के बाद में ये 45 डिग्री कोण पे मुड़ते हुए यहाँ पे बेनी ऑफ जोन में, कहाँ पे, बेनी ऑफ जोन में जाके ये मेल्ट होंगी। इनका ये मेल्टिंग होने, इनकी मेल्टिंग होने लगेगी। मेल्टिंग का मतलब ये पिघलने लगेंगी और जब पिघलने लगेंगी तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे खाई का निर्माण होगा या ट्रेंच का निर्माण होगा। यहाँ पे ट्रेंच का निर्माण होगा और यहाँ पे जब मेल्ट होंगी तो ये मैग्मा फिर ऊपर उठेगा, क्योंकि अंदर क्या है, संवहनिक ऊर्जा है, संवहनिक तरंगे अंदर विद्यमान है। और जहां जहां पे ज्यादा तेज तरंगे ये बनती हैं, कहीं कहीं पे देखिए संवहनिक जो कण है वो कहीं कहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं। और जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पे संवहनिक ऊर्जा जो है वो तेजी से बनती है या अधिक बनती है। और जब ये अधिक बनती है तो बेलनाकार रूप में, कैसी, बेलनाकार रूप में ये ऊपर उठती हैं और इसी बेलनाकार रूप में उठने के साथ साथ इनको हम बोल देते हैं प्लूम या मेल्टम प्लूम। ठीक, तो ये दुर्बलता मंडल से ऊपर की ओर उठती हैं बेलनाकार रूप में, जिसको हम प्लूम बोलते हैं और संवहनिक ऊर्जा होती है। ठीक, तो बेनी ऑफ जोन में ये मेल्ट होंगी और ये फिर पुनः ऊपर जाएंगी और यहाँ पे क्या होगा, इसको पिघला देंगी। उसके बाद में जब जहाँ पे इसको जैसे ही दरार या मिल जाएगी तो यहाँ पे ज्वालामुखी हमको देखने को मिलेगा। और ज्वालामुखी एक नहीं, लंबी कतार में यानी कि श्रृंखला के रूप में देखने को मिलेगा। तो ज्वालामुखी और खाइयाँ हमको देखने को मिल जाएंगी। कैसे, भारी प्लेट, इसका सबडक्शन होगा, अधोगमन होगा या अवतलन होगा, बेनी ऑफ जोन में इनका ये पिघलेंगी और उसके बाद में ये संवहनिक ऊर्जा ऊपर उठेगी, फिर इनका मेल्टम प्लूम हमको देखने को मिलेगा। तो ये छोटी सी चीज़ थी। उसके बाद में अभिसारी प्लेट जो है आपको इतना बता के तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन अभिसारी प्लेट जो है यह भी 3 प्रकार की होती है, यह भी 3 प्रकार से काम करता है। कैसे काम करता है देखिए, क्योंकि आप देखते हैं महासागर और महाद्वीप दोनों विद्यमान है प्लेटों पे, तो इसमें भी 3 तरह की किनारे बनेंगे। पहला, या तो दोनों तरफ महाद्वीप होंगे, या तो महाद्वीप प्लेटों की टक्कर होगी। दूसरा, या तो महासागरीय और महासागरीय प्लेटों की टक्कर होगी, या तो तीसरा क्या बन सकता है, महासागरीय और महाद्वीपीय। ये 3 तरह की प्लेटें हो सकती हैं। कौन कौन सी, महासागरीय, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट। तो जब महाद्वीप और महाद्वीप प्लेट बनेगी तो यहाँ पे हमको देखिए, जब महाद्वीप और महाद्वीप, चूंकि इस पे स्थल है, क्या है, इस पे स्थल है, और जब स्थल यहाँ दोनों आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे वलन पड़ जाएंगे। वलन में ही हम अपनति और अभिनति हमको देखने को मिलती है।
ठीक। अपनत और अवनत क्या होती है, ये ऊपर उठा हुआ वाला भाग हमने पहले भी बताया था, अपनत अवनत इसके पहले वीडियो में। अपनत और उठा हुआ भाग अपनत, और जो नीचे वाला भाग अवनत होगी। और यही जब देखिए जब महाद्वीप महाद्वीप होंगे तो जितना भी स्थल पे जितना भी हम देखते हैं क्रस्ट है या जो भी भाग है, ये ऊपर उठेगा, ऐसे ऐसे उठेगा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। यही पर्वत बनते हैं। उदाहरण हम सबसे अच्छा इसमें देख सकते हैं, कौन सा, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में जब उत्तर की ओर इंडियन प्लेट खिसक रही है और जब ये टकराते हैं तो यहाँ पे पहले क्या था, टेथिस सागर था या टेथिस भूसन्नति थी, जियोसिंक्लाइन थी यहाँ पे, सॉरी भूसन्नति थी, कोबर ने इसको बताया था। और भूसन्नति जो थी यहाँ पे अवसादों का जमाव था, और जब ये दोनों पास में आई तो इनमें क्या हुआ, वलन पड़ा, और उसी वलन के माध्यम से उसी वलन का जो परिणाम निकला वो आज हिमालय हमको देखने को मिलता है। ठीक। तो महाद्वीपी का ही प्रतिफल जो है वो हिमालय है। ठीक। तो हिमालय कैसे बना, महाद्वीप प्लेट यानी कि यूरेशियन और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई हैं या उनका अभिसरण हुआ है तब हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो एक तो ये बहुत पूछा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति कौन कौन सी प्लेट या मतलब कौन सा अभिसरण हो रहा है या विनाशी हो रही। तो देखिए इसमें विनाश हुआ, ठीक, तो हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसमें कोई नई रचना नहीं हो रही, जो भी वहां पे जमाव था वही ऊपर नीचे हो गया तब हिमालय बना। यहाँ पे कोई अंदर जमीन से कुछ भी नहीं आया, मतलब दुर्बलता मंडल से या मेंटल से या कोल से कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं आए जो नई रचना करे। जो भी पदार्थ पड़े थे उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे इसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसका निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्वतों के निर्माण के बाद में हम देखेंगे महासागरीय प्लेट। यहां पे हम लिख दें पर्वतों का निर्माण होगा। उसके बाद में महासागरी जो किनारा है, महासागरी जब प्लेटें आपस में टक्कर होगी तो यहाँ पे हमको ट्रेंच या खाइयां और ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। और इसी का जो है रिंग ऑफ फायर जो आप देखते हैं, रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागर के चारों तरफ वाला जो क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर, जहां पे ज्वालामुखी और भूकंप की अधिकता है, वो भी महासागरी प्लेट के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर महासागरी और महाद्वीप प्लेट का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो क्या है, नजका और दक्षिण अमेरिकन प्लेट। नजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट आपस में क्या हो रहा है, जो जिसका घनत्व ज्यादा है या जो ज्यादा वजन है वो इसके नीचे क्या हो रही, क्षेपित हो रही है या इसका अधोगमन हो रहा है। तो ये भी हमको उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ पे ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं हमको देखने को मिलती हैं। आप देखिएगा कि एंडीज पर्वत के जो किनारे है वहाँ पे बड़े बड़े ज्वालामुखी और वलन भी हमको देखने को मिलता है। तो ये तो थी अभिसारी प्लेट किनारा या विनाशी प्लेट किनारा। इसके बाद में हम दर्शनात्मक प्लेट किनारा या अपसारी प्लेट किनारा देखेंगे। देखिए रचनात्मक प्लेट किनारा जो था, इसके बाद हम बात करेंगे 2 नंबर रचनात्मक प्लेट किनारा या अपसारी। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं या इसमें तनाव देखने को मिलता है, ठीक, और जब तनाव होगा तो इसमें बीच में गैप आएगा तो अंदर से जो मैग्मा है वो बाहर आएगा, और जब बाहर यहाँ पे आकर जमेगा, ठीक, तो नई प्लेट की रचना होगी या संरचना होगी। तो इसीलिए इसका नाम जो पड़ता है वो रचनात्मक प्लेट किनारा पड़ता है। और इसमें हमको कौन सी संरचना देखने को मिलती है,
कटक, खाहियाँ, कटक देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत भी देखने को मिलते हैं और द्वीप भी देखने को मिलते हैं। जब इसके सहारे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये जब जमता जाता है, तो जब सागर के ऊपर आ जाता है तो ये द्वीप का भी निर्माण करते हैं, तो ये हमको देखने को मिलता है। यानी कि दो प्लेटें जब आपस से दूर जाती हैं, ठीक, तो उनमें मैग्मा अंदर से चैम्बर से, मैग्मा चैम्बर से या दुर्बलता मंडल से ऊपर आएगा तो यहाँ पे जमेगा। जमने के बाद में ये प्लेटें विस्थापित होंगी। क्यों विस्थापित होगी? क्योंकि अंदर क्या है? समानिक ऊर्जा है। समानिक ऊर्जा मैग्मा को ऊपर ढकेलेगी और ये प्लेटें जो हैं वो दूसरी तरफ विस्थापित होंगी। विस्थापित होने के बाद में यहाँ पे जमा होगा, कटक बनेगा, ज्वालामुखी पर्वत, इन सब का निर्माण होगा। उसके अगले क्रम में इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो मध्य अटलांटिक, उदाहरण भी देख लीजिए, मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक, मध्य अटलांटिक कटक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। महाद्वीप महासागरीय प्लेटों का जो है फैलाव हो रहा है, बीच में तनाव बन रहा है, तनाव से ये सारी चीजें, इनका निर्माण हो रहा है। उसके अगले क्रम में संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा, इसमें क्या होता है? महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें जो हैं, महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेटें, जो इसमें प्लेटें हैं, इनमें क्या होता है? रगड़ पड़ती है सिर्फ, और रगड़ पड़ती है, ना तो इसमें विनाश होगा और ना तो इसमें रचना बनेगी। ठीक, और जब इसमें ना विनाश होगा ना रचना होगी, ठीक, जब कुछ भी बनेगा नहीं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं संरक्षी प्लेट किनारा। ये घर्षण खाके एक दूसरे के पास से निकल जाती हैं और इसमें हमको जो देखने को मिलता है वो सबसे अच्छा उदाहरण, मतलब सबसे अच्छी लागत जो देखने को मिलती, इसमें भ्रंशन देखने को मिलता है। ठीक, इसमें पर्वत देखने को मिलते हैं, ठीक, भ्रंशन से बने पर्वत, और सबसे ज़्यादा जो इसमें देखने को मिलता है वो भूकंप देखने को मिलता है। इसी के सहारे, संरक्षी प्लेट किनारे के सहारे सर्वाधिक क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। पूछा भी जाता है, ठीक, भूकंप कहाँ पे आएंगे? तो संरक्षी प्लेट किनारे में सर्वाधिक भूकंप हमको देखने को मिलते हैं। तो ये तो भ्रंशन पर्वत, भ्रंशोत पर्वत बनते हैं, ब्लैक माउंटेन जिसको बोलते हैं, और भूकंप यहाँ पे सर्वाधिक आता है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे इसका अगर जो उदाहरण देखें तो कैलिफोर्निया और सैन एंड्रियास जो पर्वत है वो सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। तो भूकंप आने की इसमें सर्वाधिक संभावना रहती है। तो ये तो थी कुछ चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं प्लेटों के जो गतियों के कारण हैं। ठीक, अभी तक तो ये इतने किनारे बने और सारी चीज़ें बनी, लेकिन इनके जो कारण हैं, गतियों के कौन कौन से कारण हैं वो हम देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं प्लेट की गतियों के कारण। देखिए, प्लेटों में गतियों के कारण की बात कर रहे थे, तो प्लेटों में गतियों का कारण यानी कॉजेज ऑफ प्लेट मोशन। ठीक, तो प्लेटों में गतियों के जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं, इसको हम जानेंगे। देखिए, प्लेटों की जो गति है और जो दिशाएं हैं ये सब भिन्न भिन्न हैं। अभी हम इसके बाद में हम दिखाएंगे आपको कि प्लेटों की गतियां कौन कौन सी हैं, मतलब प्लेटों की दिशाएं कौन कौन सी हैं, वो हम अभी एक फोटो के माध्यम से आपको बता देंगे। देखिए, प्लेटों की वैसे तो जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं, उनकी गति जो है लगभग वो 2 सेंटीमीटर प्रति ईयर है। लेकिन जो महासागरीय प्लेटें हैं, महासागरीय जो प्लेटें हैं, इनकी जो गति है वो 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर है। और वैसे तो औसतन अगर जो देखा जाए, औसत रूप से सबकी गति देखी जाए तो 1 से 6 सेंटीमीटर प्रति ईयर है। और हमने बताया था कि सर्वाधिक जो है वो ग्रीनलैंड की है, जो उत्तर से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है।
तो ये तो थी प्लेटों में गतियों, प्लेट में जो गतियां हैं, तो महाद्वीप की सबसे कम होती है, महासागरी की थोड़ी ज़्यादा होती है, और औसतन जो है वो 1 से 6 सेंटीमीटर है। बाकी हमने बताया ग्रीनलैंड की सर्वाधिक है। देखिए प्लेटों में गतियों का जो कारण है, सबसे पहले पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी का परिभ्रमण, देखिए पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तब इसका जो भूमध्य रेखीय भाग जो है, क्योंकि धरातल पे हम देखते हैं जो इसका भूमध्य रेखीय भाग है, भूमध्य रेखी या इसको विषुवत रेखी, ठीक, भूमध्य रेखी जो भाग है वो ध्रुवों की अपेक्षा तेजी से घूमता है, तेजी से घूमता है, और इस पे केंद्रोपसारी बल काम करता है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। ठीक, तो होता क्या है, इसी के माध्यम से एक थे आयलर महोदय ने अपना एक सिद्धांत दिया, आयलर सिद्धांत, जिसके माध्यम से इसकी केंद्रोपसारी बल, ठीक, और इसकी विस्तृत चर्चा होती है। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि इसी के परिभ्रमण के चलते ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं। इसका सर्वाधिक सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो अपनी ही प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, पहले किसका भाग थी, गोंडवाना लैंड का भाग थी, जो कि दक्षिणी ध्रुव से, ये मान लीजिए पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव से सटा हुआ था। उसके बाद में ये धीरे धीरे उत्तर की ओर विस्थापित होती गई, यानी कि ध्रुव से किसकी ओर विस्थापित हो रही, भूमध्य रेखा की ओर। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बाद में हम देखते हैं, इसको साफ करते हैं, तो इसके बाद में हम देखते हैं संवहनिक तरंगे, कन्वेक्शनल, तो इसके बाद में हम देखते हैं जो दूसरा कारण है वो संवहनिक धाराएं, यानी कन्वेक्शन करंट। तो संवहनिक धाराओं को हम देखते हैं पृथ्वी के अंदर मेंटल वाले क्षेत्र में रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न ऊष्मा, जिसका संकेंद्रण होता है, जिसके कारण संवहनिक धाराएं बनती हैं। और वो संवहनिक धाराएं क्या करती हैं, मैग्मा को, प्लेटों को पिघलाकर मैग्मा को ऊपर ले जाकर, ठीक, विभिन्न रचनाएं करती हैं, जिनसे प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं। और वही मेंटल प्लूम जो बनके बेलनाकार के रूप में मेंटल प्लूम के माध्यम से प्लेटों को वो धक्का देता है, और जिनके कारण प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं। तो इसमें संवहनिक धाराएं जो हैं बहुत भूमिका निभाती हैं, किसके बल पर, रेडियोधर्मी पदार्थों के, इनका संकेंद्रण होता रहता है, और जहाँ पे ज़्यादा संकेंद्रण होता है वहाँ से धाराएं उठती हैं, और वो धाराएं क्या करेंगी, प्लेटों को धक्का देंगी, जिससे क्या होगी, प्लेटों में गतियाँ आएंगी। उसके बाद में ग्रेविटी भी इसमें तीसरा कारण, ग्रेविटी या गुरुत्व भी इसमें भूमिका निभाता है। ठीक, तो ये तो थे 3 कारण, यानी पृथ्वी के परिभ्रमण और संवहनिक धाराएं या कन्वेक्शन करंट और ये गुरुत्व, तो ये तो थी। इसके बाद में हम एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, जिसके माध्यम से आप 1 मिनट में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। साथियों, जो भी हमने बात की उसको एक चित्र के माध्यम से बहुत तेज़ी से हम देखेंगे। देखिए, मान लीजिए ये महाद्वीपीय प्लेट
और एक महासागरीय प्लेट है। तो महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक है तो वो यहाँ पे छेपित हो रही है और बेनियाब जोन में जाके ये मेल्ट हो रही है। क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है या पिघल रही है। और पिघलने के बाद ये 700 किलोमीटर तक जाने के बाद ये जाने पर ये पिघलने लगती है और इसका सबडक्शन होता है, यानी कि अधोगमन होता है। और अधोगमन के बाद में यहाँ पे रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं ये एकत्रित होते हैं, जो समानिक पदार्थ होते हैं, तरंगे होती, उसके बाद ये मेल्टन प्लूम का आकार लेकर ये ऊपर बढ़ती हैं और मैग्मा को जाकर यहाँ पे कटक के सारे या प्लेटों के सारे अपसरण जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ये जमता जाके है और यहाँ पे संरचना बनती है। इसीलिए यहाँ पे अपसरण या रचनात्मक प्लेट किनारे जहाँ पे क्या होता है, कटक का निर्माण होता है। और जब ये प्लेटें हैं एक दूसरे को धक्का देती हैं, धक्का देने के बाद में देखिए फिर ये यहाँ पे आके छेपित होती हैं, फिर यहाँ से पिघलता है और फिर यहाँ पे जाके फिर जहाँ पे दरार मिलती है, तो ये एक साइकिल चलती रहती है। तो ये मेल्टन प्लूम हमने देखा। अपसरण क्षेत्र में ये महासागरीय क्रस्ट है और ये महाद्वीपीय क्रस्ट है। इन दोनों की जब भी अभिसरण होगा, ये देखिए यहाँ पे अभिसरण हो रहा है, यानी कि इनका टकराव हो रहा है, ये फिर छेपित होंगी और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से जब ये पिघल जाएंगी तो यहाँ से ज्वालामुखी श्रृंखला हमको देखने को मिलती, ट्रंचस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक। और यहीं पे अगर जो महाद्वीपीय होती तो पर्वत हमको देखने को मिलते। उम्मीद है ये बहुत बड़ा, चूंकि ये कम से कम 2-3 घंटे का चैप्टर होता है, उम्मीद है आपको ये जितना भी समय लगा 30-40 मिनट, इसमें आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। हमें नहीं लगता कि इसके अलावा अलग से आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसमें जितने भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे वो सारे सवालों का आंसर इसमें है। एक छोटे से वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में हम जो जितनी भी प्लेटें हैं उनकी गति किधर की ओर है, हम इसी वीडियो में हम एक फ़ोटो लगा देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो वरना भी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप उसकी गतियां देख लीजिएगा कि किसकी कौन सी गतियां किस दिशा में जा रही हैं प्लेटें, और 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें जो भी थी, ठीक, उनकी गतियों की बात हम कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हमने पढ़ लिया। मॉर्गन, ठीक, इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे। हैरी हेस महत्वपूर्ण रहेंगे। हैरी हेस का सागर नितल 1967, 1960 ये दोनों रहेंगे। इसमें 3 किनारे हमने अभिसारी, अपसरण, संरक्षी ये हमने पढ़े मोटे तौर पे, ठीक। इनकी गतियां पढ़ी कि इनके गतियों के कारण कौन से थे। गतियां भी 3 थी। गतियों के कारण जो थे वो हमने देखा, पृथ्वी का परिभ्रमण और संवहनिक तरंगे, ठीक, और गुरुत्व या ग्रेविटी। तो इन सारी चीज़ों को हमने जाना। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक। मुझे जैसा लगता है मैंने पूरा एफर्ट दिया है अपना। और अगर जो वीडियो आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, ताकि ये वाली चीज़ें जो हैं और अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक। धन्यवाद।